बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ओ लेवल सिलेबस ए, जिसमें शायरों के हालात और उनकी गज़लें पेश की जा रही हैं। आज हम ख्वाजा हैदर अली आतिश के बारे में बात करेंगे। उनके वो सवालात जो पेपर्स में आते हैं, वो सवालात कुछ मैं आपके सामने बताती हूँ, उसके मुताबिक एक मजमूई जवाब दिया जाएगा, जिसको आपने ख़ुद अख़ज़ करना है उसमें से कि कौन सा हिस्सा आपके जवाब का होगा। चुनांचे सवालात कुछ इस तरह होंगे। हैदर अली आतिश सूफ़ी शायर तो न थे, लेकिन उनकी गज़लों में सूफियाना ख़यालात की झलक साफ़ तौर पर नज़र आती है। या आतिश ने इंसानी ज़िंदगी के आम तजुर्बात को गज़ल में बड़ी खूबसूरती से समो दिया है। एक और सवाल, उम्मीद और हरकत का पैगाम आतिश की शायरी है। एक और, आतिश की शायरी हकीकत निगारी, पाकीज़गी, इश्किया मज़ामीन का मुरक्का है। उन्होंने इंसानी ज़िंदगी के तजुर्बात को अपनी गज़लों में समोया है। निसाबी कलाम के हवाले से जवाब दीजिए, लेकिन एक जो मजमूई नोट आपके सामने पेश होगा वो ऐसा है कि खसूसियात गज़ल पर मुकम्मल नोट जो है वो आपके सामने पेश किया जाएगा, जो ओ और ए लेवल दोनों के लिए है और दोनों इससे इस्तिफ़ादा कर सकेंगे, क्योंकि आतिश दोनों के सिलेबस में है। इसको आप सुन लीजिए और फिर आप देखें कि ये किस तरह से आप इसको अपने काम में ला सकते हैं। ख्वाजा हैदर अली आतिश की जो खसूसियात गज़ल हैं वो कुछ ऐसे होंगी कि आतिश की जो गज़ल की सबसे बड़ी खसूसियत उनकी देहलवी और लखनवी शायरी का रुझान और इम्तज़ाज है। उनके यहाँ जहाँ देहलवी की दाखिलियत पाई जाती है, वहाँ लखनवी खारजियत भी मिलती है। और सच तो ये है कि इन दोनों दबिस्तानों को खूबसूरत जो तरीके से मिलाया है, या उनका जो मिलाप है, उसका इम्तज़ाज उनकी शायरी में पाया जाता है, ख़ासा मौजूद है। दूसरे लफ्ज़ों में, उनकी शायरी ना तो दिल्ली की अलम परस्ती की फ़ज़ा और के बायस दुखों और गमों का बोझ बनकर मायूसी और नाउमीदी का शिकार है, और ना ही लखनवी खारजियत के बायस उनकी गज़ल में उरियानी और इब्तज़ाल किसी कैफियत का इजहार मिलता है। आतिश ने अपनी तमाम उम्र नहायत सब्र, इत्मीनान और तवक्कुल के अंदाज में बसर की। उन्होंने हमेशा फ़कीरी और कलंदरी का रंग इख्तियार किया और मुफलसी में ही एहसास मुफलसी के साथ एक आन बान किसी फ़ज़ा को संवारते और निखारते रहे। कहते हैं, जो कनात के मज़े से आशना हो जाएगा, भीख का कासा उसे दस्ते दुआ हो जाएगा। आतिश के यहाँ दिमाग की जो सलाहियत हैं, उसकी बजाय दिल की वारदात का इजहार ज़्यादा मिलता है। वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से पूरी तरह आगाह थे और उस माहौल से जो तासुरात कबूल करते, उनका इजहार आतिश के कलाम की जीनत ठहरता, मगर इस तरह जैसे उनके अपने दिल की आवाज़ हो। फ़ुरक़त यार में करती है क़यामत बरपा, रोज़े महशर से नहीं कम शबे मेहताब मुझे। आतिश तबीयत और मिजाज के लिहाज से एक सूफ़ी थे। वो माहौल में रहते हुए, लखनवी माहौल में रहते हुए भी फ़ुक्र व इस्तग़ना में मस्त रहे। यही वजह है कि उनके यहाँ दुनिया की बेसवाती के अलावा वो अपनी फ़कीराना ज़िंदगी का भी सामान हमें गहरा नज़र आता है। ख़याले तन परस्ती छोड़ फ़िक्रे हक परस्ती कर, निशान रहता नहीं नाम रह जाता है इंसान का। निशान रहता नहीं है, नाम रह जाता है इंसान का। ये अजब बात है कि आतिश ने अपनी ज़िंदगी लखनवी फ़ज़ा में बसर की, जहाँ ऐशो निशात और दरबारी रंग रलियाँ अपने अरूज पर थीं। आतिश इस तमाम फ़ज़ा को अपनी आँखों से देख रहे थे, मगर चूँकि वो मिजाज के एतबार से लखनवी मिजाज से बहुत दूर थे, इसलिए उनकी शायरी में लखनवी फ़ज़ा से एक कश्मकश का सा एहसास मिलता है। उनके यहाँ मौत का तसव्वुर इस कदर वहशतनाक है कि सुनने वाला सहम जाता है। कहते हैं, दिन को बेदारी में जिंदों से नहीं पाता फराग,
रात भर मुर्दे नज़र आते हैं मुझको ख्वाब में। अब इस दुनिया और कायनात में इंसान अपने आप को ज़िंदा और तवाना तो महसूस करता है, और अपने हसीन मनसब को भूल कर दुनिया की रंगरलियों में महव हो जाता है और यूँ महसूस करता है कि गोया उसे एक मुस्तकिल और शानदार ज़िंदगी अता हुई है। मगर हकीकत ये है कि ना सिर्फ उसकी अपनी हयात ही मुस्तार है, बल्कि दुनिया की ऐशो नशात भी आर्जी है। कहते हैं वो रोज़ा है ये लुत्फ़ ऐशो नशात दुनिया, बुए शब अरूस मेहमा है पैरहन में। या नाम सुनता हूँ जो गोर का अंधियारी का, नाम सुनता हूँ जो मैं गोर की अंधियारी का, दिल तड़कता है जुदाई की शबे तारना। इन तमाम बातों के अलावा आतिश के यहाँ एक दिल फरेब हसीन फ़िज़ा भी पाई जाती है, और वो है हुस्नो इश्क के मामलात पर मबनी। उनका यहाँ हुस्नो इश्क के मामलात हैं। आतिश ने आशिक और महबूब के तासुरात और इनके कल्बी वारदात को भी नहायत खूबसूरत और दिल फरेब अंदाज में बयान किया है। कहते हैं ये आरज़ू थी कि तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। लखनवी अंदाज और लखनवी रस आतिश की ज़ुबान व बयान और तर्ज़ कलाम से ज़ाहिर है। उन्होंने लखनवी माहौल में रहकर लखनवी रहन सहन और अंदाज़ फ़िक्र की सही तर्जमानी की है। वो लखनवी ज़िंदगी की लताफ़तों से बखूबी आगाह हैं, और इसका इजहार उन्होंने इशार में जा बजा किया है। यहाँ तक कि शायरी की तारीफ़ भी उन्होंने लखनवी फ़नून लतीफ़ा को पेश नज़र रखते हुए की है कि बंदिश अल्फाज जड़ने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मरस्सा साज का। चूँकि लखनवी माहौल का महबूब दिल्ली के पर्दा नशीन महबूब के मुकाबले में खुली फ़िज़ा में सांस ले रहा था, इस तरह हर तरह की आज़ादी और खुशहाली मुयस्सर थी। इसलिए इसमें बाज़ारीपन भी पैदा हो गया, और नतीजातन हालत और नौबत जहाँ तक आ गई, शबे वसल थी, चांदनी का समा था, बगल में सनम था, खुदा मेहरबान था, इस किस्म की शायरी होने लगी। अगर इस आतिश का दर्जा उर्दू अदब में गुनागूं खसूसियात का हामिल है, वो लखनवी माहौल और लखनवी तर्ज़ बयान को निखारने और संवारने में पेश रहे, मगर इस अंदाज में कि ज़ुबानों बयान की सफाई और ख़यालात की पाकीज़गी बरकरार और कायम रही। वो लखनवी दबिस्तान की जो तमाम बानी थे उनमें से एक थे, और उन्होंने गज़ल को नहायत नया रूप, आहंग और निखार बख्शा, और लखनवी माहौल में रहते हुए भी उन्होंने वो वाला असर कबूल नहीं किया जो उस वक्त लखनवी दबिस्तान का खासा था। उरियानी और आमियानापन ये नहीं उन्होंने लिया, क्योंकि यही वजह है कि आतिश की जो शायरी है वो दिल को छू लेने वाली है, और इसको बहुत पसंद किया जाता है। ये उनका गज़ल की खसूसियात का मुख्तसर नोट था जो ओ लेवल के लिए पेश किया, और इसको ए लेवल वाले भी इस्तेफ़ादा कर सकते हैं, क्योंकि गज़ल की इतनी खसूसियात उनको कहीं और से नहीं मिलेंगी। और ये इसमें से सुने और इनको अपने जो सवालात मैंने पहले बोले हैं, पढ़े हैं, उनके मुताबिक इसको अब लिख लें, ताकि उनके लिए आसानी हो जाए और इम्तिहान के जो सवालात होते हैं उनकी तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। इसलिए आप इसको सुन लें ताकि मुझे भी पता चले, और बेहतर लगे, पसंद आए तो कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, कमेंट्स में आप बता दें, और लिंक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।